देश के अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार संदिग्धों से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों के निशाने पर बड़े पुल और रेल की पटरियां भी थी। इतना ही नहीं, संदिग्धों को पुल और रेल की पटरियों को उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी गई थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस वारदात को अंजाम देने के लिए संदिग्ध आतंकी ट्रेन और उनके चलने की टाइमिंग भी नोट कर रहे थे। खबर यह भी है कि मुंबई 1993 बॉम्ब ब्लास्ट की तर्ज पर ही इन धमाकों को करने की पूरी साजिश बुनी गई थी। यह जानकारी संदिग्ध आतंकी ओसामा और जिशान से पूछताछ के बाद सामने आई है। जिशान ओसामा वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी और ये जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक पुलों और रेल की पटरियों को उड़ाने की बाकायदा इनको ट्रेनिंग दी गई थी और यह कहा गया था कि मुंबई 1993 बॉम्ब ब्लास्ट की तर्ज पर ही धमाकों को अंजाम देना है। तो पूछताछ में ओसामा और जिशान ने कई राज उगले हैं और जिन राज का पर्दाफाश किया गया है उनमें सबसे ज्यादा चौंकाता है पुलों और रेल की पटरियों को उड़ाने की साजिश से जुड़ा राज। जी हां, ओसामा और जिशान जिनको पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी उनकी तरफ से पूछताछ में जानकारी दी गई कि पाकिस्तानी फौज के अफसर जिनकी मौजूदगी में ट्रेनिंग दी गई थी, जहां उनको विस्फोटक बनाने की, आरडीएक्स बनाने की उनको ट्रेनिंग दी गई थी, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी और किस तरीके से टारगेट चूज करना है उसकी ट्रेनिंग दी गई थी। इसके अलावा ट्रेनिंग यह भी दी गई थी कि रेल की पटरियों को और पुलों को किस तरीके से निशाना बनाना है। बाकायदा पुलों और रेल की पटरियों को उड़ाने की उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। दिल्ली पुलिस के सूत्र ये बता रहे हैं कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए संदिग्ध आतंकी ट्रेन और उसके चलने की टाइमिंग को भी बाकायदा नोट कर रहे थे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद तिवारी लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या पता चल पा रहा है और कौन कौन से राज ओसामा जिशान की तरफ से उगले गए? अरे ओम, आवाज नहीं आ रही। चलिए, आनंद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आपको बता दें अलग अलग राज्यों से 6 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है और यह बताया जा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इस पूरी साजिश का ताना बाना बुन रही थी और सपोर्ट लिया जा रहा था अंडरवर्ल्ड का। अंडरवर्ल्ड को जिम्मेदारी दी गई थी फंडिंग करने की, हथियार मुहैया कराने की और बाकायदा इन सबको ट्रेनिंग दी गई थी। आनंद एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। आनंद, क्या पता चल पा रहा है, कौन कौन से राज इनकी तरफ से पूछताछ में उगले गए? जी देखिए गायत्री, सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये है कि जो मुंबई एटीएस के 3 अधिकारी हैं वो इस वक्त स्पेशल सेल लोधी कॉलोनी के दफ्तर पहुंच चुके हैं और यहां पर अब वो जो एक समीर नाम का जो आतंकी था जिसके सीधे संबंध अंडरवर्ल्ड अनीस इब्राहिम से बताया जा रहे हैं उससे पूछताछ करेंगे। कुछ देर पहले ही न्यूज 18 इंडिया ने आपको वो एक्सक्लूसिव विजुअल दिखाए हैं जिसमें 3 अधिकारियों की जो टीम है वो स्पेशल सेल के लोधी कॉलोनी दफ्तर पहुंची है और जिशान और ओसामा जो पाकिस्तान ट्रेनिंग लेने गए थे उन्होंने एक बड़ा खुलासा जो है वो स्पेशल सेल की तफ्तीश में किया है। उन्होंने ये खुलासा किया है कि जो भारतीय रेल की पटरियां थी, बड़े ब्रिज थे और जो बड़ी रूट की ट्रेनें थी वो आतंकवादियों के निशाने पे थी। और बता दें कि ये पैटर्न कोई नया पैटर्न नहीं है, इसके पहले भी तेलंगाना ने कई ऐसे इनपुट दिए थे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को, मध्य प्रदेश एटीएस को, जहां पर की ट्रेन में लो इंटेंसिटी के बाद यानी कि जो छोटी क्षमता के ब्लास्ट हैं वो किए गए थे। उसमें मध्य प्रदेश में भी कई लोग घायल हुए थे और एक बार फिर से ही यही मॉडस जो है वो पाकिस्तान आईएसआई ने अपनाई है कि ट्रेनों को निशाना बनाया जाए और सबसे ज्यादा तबाही मचाई है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में जो भारतीय रेल है वो काफी बड़ा मायने रखती है और उसमें लाखों लोग जो है वो रोजाना सफर करते हैं। तो जो बड़ी ट्रेन के रूट थे वो भी इनके निशाने पर थे और जिस तरह से लगातार जो मुंबई एटीएस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसने पूरा नेक्सस का खुलासा किया था कि किस तरह से तो समीर नाम का एक आतंकी था वो किस तरह से 20 सालों से दाऊद इब्राहिम के लिए काम कर रहा था और लगातार वो वीओआईपी कॉल यानी कि जो इंटरनेट कॉलिंग है उसके जरिए वो अनीस इब्राहिम से बात करता था। तो इस लोधी कॉलोनी के दफ्तर में तमाम सेंट्रल एजेंसियां, चाहे मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, आईबी हो, रॉ हो और अब जो महाराष्ट्र की एटीएस है वो लगातार यहाँ पर आतंकवादियों से पूछताछ कर रही है। स्पेशल सेल के अधिकारियों का कहना है कि अभी बहुत सारे ऐसे स्लीपर सेल हैं जो देश के अलग अलग राज्यों में छुपे हो सकते हैं और उसमें वो बंगला बोलने वाले 14 से 15 लड़के भी हैं जो इस वक्त कहां पर हैं। एजेंसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है उनको तलाश करना, उनको चिन्हित करना और उनकी गिरफ्तारी करना। ठीक है आनंद, लौट रहे हैं आपके पास और इस बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान में बैठकर दाऊद इब्राहिम तास्कर आईएसआई के इशारे पर भारत में आतंक फैलाने की पूरी साजिश कर रहा है। आतंक के इस कारोबार में दाऊद का पूरा परिवार लगा है। आइए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि दाऊद के परिवार में कौन कौन है। छोटा शकील दाहिना हाथ, अनीस इब्राहिम छोटा भाई, मुस्तकीम इब्राहिम छोटा भाई, हुमायूं इब्राहिम छोटा भाई, मेजबीन शेख पत्नी, मारुख बड़ी बेटी, मेहरीन
छोटी बेटी, मोइन इब्राहिम बेटा, ये पूरा परिवार है दाऊद का जो लगा है भारत के खिलाफ साजिश का ताना बाना बुनने के लिए। ये देखिए पूरे परिवार को हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। दाऊद इब्राहिम की भाई से लेकर बेटी, पत्नी, सब इस पूरी साजिश में इन्वॉल्व हैं। सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है कि कैसे हिंदुस्तान में साजिश को अंजाम देना है, कैसे उसका ताना बाना बुनना है और कैसे उसके लिए व्यवस्था करनी है, किन किन लोगों को उसमें शामिल किया जाना है, कैसे लोगों को ट्रेनिंग देनी है। ये तमाम जिम्मेदारी दाऊद का जो पूरा परिवार है वो संभाल रहा है, जिसमें हम एक एक कर आपको दिखा रहे हैं। देखिए छोटा शकील दाहिना हाथ माना जाता है, दाऊद की पत्नी, भाई, बेटी, छोटी बेटी, बेटा, सब इसमें इन्वॉल्व हैं। आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आनंद, यानी पूरा का पूरा परिवार दाऊद का इन्वॉल्व है कि कैसे हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश बुनी जाए। अब आप बता रहे कि समीर वहां पर मौजूद है जिससे पूछताछ हो रही है, उससे क्या क्या उगलवाने की कोशिश होगी? जी देखिए गायत्री, 1993 अगर जो सिलसिलेवार बम धमाकों की बात की जाए तो उसमें आईडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था और उसमें मेनन परिवार और दाऊद इब्राहिम का सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट सामने आया था। सीबीआई ने उस पूरे मामले की तफ्तीश करी थी। कल न्यूज 18 इंडिया के सामने जो दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर थे, जो स्पेशल डायरेक्टर थे उस समय सीबीआई के, जिन्होंने 93 ब्लास्ट की पूरी जांच करी थी, उन्होंने भी कई चौंकाने वाली जानकारी दी थी। तो एक बार फिर से आईएसआई ने जो एक तरीके से दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी डेड हो चुकी थी कहीं ना कहीं, उसे फिर से जिंदा करने के लिए ये पैतरा अपनाया और अनीस इब्राहिम को ये काम सौंपा गया। न्यूज 18 इंडिया ने जब छोटा शकील से पूछा, हमने जब सवाल करे उससे, तो उससे तीखे सवाल में हमने ये बात भी जानना चाहिए जो एनजेसी ने हमें बताई है कि अंडरवर्ल्ड का जो खेमा है वो अभी 2 भाग में बटा हुआ और उसमें अनीस इब्राहिम और छोटा शकील के बीच बिल्कुल नहीं बनती है। अंडरवर्ल्ड में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और इस बार अनीस इब्राहिम को लगा कि कुछ ऐसा काम किया जाए आईएसआई के लिए कि उसका नाम और रुतबा अंडरवर्ल्ड में एक बार फिर से बढ़े, और इसीलिए उसे आईएसआई ने न केवल पैसे दिए बल्कि तमाम जो साजो सामान है वो इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदारी दी। और जैसा कि जो नीरज कुमार थे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी स्पेशल से, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था कि अलग अलग टास्क जो है वो आईएसआई ने अलग अलग लोगों को दिए थे। एक यूनिट का टास्क था ट्रेनिंग कराना, जो ट्रेनिंग ईरान के पास एक जो सेफ हाउस है आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी का, वहां पे वो ट्रेनिंग दी गई। और खुलासा जीशान और जो ओसामा, उन्होंने ये भी किया है कि जो आरडीएक्स था उसे ऐसी जगह पर प्लान करना था कि ज्यादा से ज्यादा धमाके हो और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की कैजुअलिटी हो। तो भारतीय एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती थी इन पूरे नेक्सस को क्रैकडाउन करना, इन पर नजर रखना, और लगातार सेंट्रल एजेंसी करीबन 2 महीने से इन तमाम लड़कों पर नजर रखी हुई थी। और उसके बाद जब पूरी तरह से एक जो साजिश है उसके तहत तक जब स्पेशल सेल और दूसरी एजेंसियां पहुंची तो महाराष्ट्र एटीएस, यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने। ठीक है आनंद लौट रहे हैं आपके पास, लौट रहे हैं। एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, यूपी एटीएस और मुंबई एटीएस की टीम इस आतंकी मॉड्यूल से जुड़े लोगों की तलाश कर रही है जो इस पूरी साजिश में शामिल थे। न्यूज 18 के दीपक बिष्ट की खबर के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 3 लोगों की तलाश में जुटी है। पहला संदिग्ध गिरफ्तार आतंकी ओसामा का पिता उबैदुर बताया जा रहा है, जो दुबई से सीधा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था और वो काफी समय से हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रचने में जुटा था। इतना ही नहीं, उबैदुर नाम का वो संदिग्ध अनीस इब्राहिम के साथ मीटिंग भी कर चुका था। दूसरे संदिग्ध का नाम हुमैद है, जो ओसामा का चाचा है। हुमैद ने ही ओसामा और जिशान को पाकिस्तान भेजा था। इसके अलावा जांच एजेंसियां बांग्ला भाषा बोलने वाले उस आदमी की तलाश कर रही हैं जो 15 बांग्ला भाषा बोलने वाले संदिग्ध आतंकियों का हैंडलर है। ये 3 महत्वपूर्ण लोग हैं जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। 3 संदिग्धों की तलाश लगातार पुलिस कर रही है, चाहे यूपी एटीएस की बात हो, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और मुंबई एटीएस की टीम। ये संयुक्त रूप से आतंकी मॉड्यूल से जुड़े इन सभी लोगों की तलाश में जुटी है। ओसामा के चाचा हुमैद की भी तलाश है, बांग्ला बोलने वाले हैंडलर की भी तलाश है, ओसामा के पिता की भी तलाश है, जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की आईएसआई के साथ सीधे संपर्क में था। आरोप है कि पकड़े गए 6 संदिग्धों में जिशान और ओसामा पाकिस्तान भी गए थे और उन्होंने वहां आतंकी ट्रेनिंग भी ली थी। सूत्रों के मुताबिक जिशान और ओसामा भारत से पहले ओमान के मस्कट गए, जहां पर वो 10 दिनों तक क्वारंटीन रहे और इसके बाद दोनों समंदर के रास्ते ईरान गए और फिर समंदर के ही रास्ते वो पाकिस्तान गए। पाकिस्तान के कराची में दोनों ने आतंकी ट्रेनिंग ली। आतंकी ट्रेनिंग लेने के बाद वो हिंदुस्तान लौटे और किस तरीके से पूरा ताना बाना, किस तरीके से पूरी साजिश
रच रहे थे उसका खुलासा तब हुआ जब इन 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें पता चला कि ओसामा और जिशान जिन्होंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी और वो कई जगहों को निशाना बनाने वाले थे। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। समीर से वहां पर पूछताछ, बाकी आतंकी कहां, क्या दूसरी जगह पर उनसे भी पूछताछ? आनंद जी देखिए गायत्री, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें कि कल दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होना है, जिसमें देश के कई बड़े अधिकारी जो एंटी टेरर यूनिट से जुड़े हैं वो हिस्सा लेंगे। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना एड्रेस करेंगे इस वीडियो कॉन्फ्रेंस पे और उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चर्चा की जाएगी, कई तरह के सुझाव दिए जाएंगे और ये पूरा जो नेक्सस था इसके बारे में बात की जाएगी। तो जाहिर तौर पर जितना बड़ा आतंकवादियों का प्लान था उससे बड़ी कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन की जो भारतीय एजेंसियों ने की और बड़े हमले होने से रोका है, क्योंकि लगातार सेंट्रल एजेंसियां इन लड़कों पे नजर रखी हुई थी। अभी भी कुछ ऐसे स्लीपर सेल हैं जो हिंदुस्तान के कई अलग अलग शहरों में छुपे हैं, उनकी तलाश करना एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और जिस तरह से अब यूपी एटीएस की टीम यहाँ पर आई है, क्योंकि इसमें जो समीर है वो सबसे महत्वपूर्ण एक कड़ी बताया जा रहा है, क्योंकि उसी के जरिए तमाम लड़कों को तैयार किया गया, उसके बाद उनका पासपोर्ट बनवाया गया, उन्हें मस्कट के रास्ते, पानी के रास्ते पाकिस्तान ले जाया गया। और अगर आप 26/11 की बात करें तो जिस तरह से अजमल कसाब समुद्र के रास्ते भारत आया था, तो कुछ इसी तरीके से हिंदुस्तान भेजा गया ट्रेनिंग देने के बाद ओसामा और जिशान को। आनंद लौटेंगे आपके पास, लेकिन ये भी बता दें कि आतंक के इस मॉड्यूल के 4 संदिग्ध आतंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिन्हें यूपी एटीएस ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की मदद से धर दबोचा। अब इस मामले में यूपी पुलिस गिरफ्तार लोगों के कनेक्शन की जांच में जुटी है और इसी मुद्दे पर न्यूज़ 18 की टीम ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल से बातचीत की। कितनी बड़ी कार्रवाई है और आगे किस तरह से यूपी पुलिस को और अलर्ट रहने की जरूरत है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई है और इसमें तमाम सुरक्षा एजेंसियां, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस ने एक तालमेल बिठा के इन लोगों को पकड़ा है। इनसे पूछताछ जारी है और हमें आगे और सफलता मिलने की उम्मीद है। बाकी आगे आने वाला समय चुनौती से भरा है और हमें इस तरह के लोगों से सजग रहना है। सर, प्रयागराज से भी 2 युवक पकड़े गए हैं संदिग्ध जिनके कनेक्शन मिले हैं, तो किस तरह से और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको और चौकन्ना रहने की जरूरत है और इनके कनेक्शन को और तलाशा जाएगा? यूपी पुलिस में क्या कार्रवाई करेगी? इन सभी से पूछताछ की जा रही है और इसमें इनके जो लिंकेजेस हैं, जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, फॉरवर्ड लिंकेजेस, इनको फॉलो किया जाएगा और भी सफलता मिलने की उम्मीद है। सर, ये माना जा रहा है कि चुनाव के पहले और तमाम धार्मिक स्थल, कई शहरों को निशाना बनाए जाने के या धार्मिक स्थलों को, तो क्या और सुरक्षा की व्यवस्था को और पुख्ता किया जाएगा? किस तरह की रणनीति रहेगी कि और फुल प्रूफ व्यवस्था हो सके? सभी जो हमारे फील्ड के ऑफिसर्स हैं उन सबको इसमें चौकन्ना कर दिया गया है, सचेत रहने के लिए किया गया है और तमाम कदम उठाए जाएंगे कि कोई भी अप्रिय घटना न घटे। सर, एटीएस की बात करें तो यूपी एटीएस का भी सराहनीय कार्य रहा है, क्योंकि इस मामले में पूरी तत्परता से जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल थी उसके साथ कार्रवाई की गई और ये इंटेलिजेंस जो इनपुट था उसके आधार पर, तो आगे किस तरह से और जो शहर जहां पर पकड़े गए हैं लोग, उनमें और भी क्या कुछ छानबीन की जा सकती है अभी आगे? जैसी भी डेवलप होंगी सूचनाएं और इनसे पूछताछ के बाद में जो भी जानकारी मिलेगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किए गए 6 संदिग्ध आतंकियों में एक संदिग्ध जान मोहम्मद उर्फ समीर कालिया मुंबई के धारावी का रहने वाला है। मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक समीर कालिया काफी वक्त से अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था। आरोप यह भी है कि वो अपने पड़ोसियों से यह भी कहा करता था कि वो भाई यानी कि दाऊद इब्राहिम का आदमी है और इसी बात की धौंस दिखाकर वो इलाके में छोटे मोटे सेटलमेंट कराने का भी काम किया करता था। ये देखिए, क्योंकि समीर की भूमिका बहुत बड़ी बताई जा रही है और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक समीर कालिया काफी वक्त से अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था और ये बताया जा रहा है कि आसपास जो लोग उसके रहते थे वो अक्सर उनसे ये कहा करता था कि वो दाऊद इब्राहिम का आदमी है, वो भाई का आदमी है और इसी की धौंस दिखाकर वो छोटे मोटे सेटलमेंट भी कराने का काम करता था। हालांकि कोई बड़ा केस मुंबई में इसके खिलाफ दर्ज नहीं हुआ है। ये जानकारी कल मुंबई एटीएस की तरफ से भी दी गई थी, लेकिन अब मुंबई एटीएस, यूपी एटीएस और साथ ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल खंगाल रही है पूरे मामले को। दिल्ली और यूपी से संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या में एक ड्रोन मिलने से हड़कंप मच गया है। आनन फानन में शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई और राम जन्मभूमि परिसर की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। जांच के दौरान पता चला कि यह ड्रोन रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य में लगी एक कंपनी ने ठेके पर लिया था, जो गलती से परिक्रमा मार्ग के किनारे खाली प्लॉट पर गिर गया था।
कैंट क्षेत्र में स्थित परिक्रमा मार्ग के पास एक खाली प्लॉट में कल शाम में एक ड्रोन के गिरे होने की सूचना प्राप्त हुई थी। प्राप्त सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उसको सावधानीपूर्वक उसका एएस चेक, बीडीडीएस और डॉग स्क्वाड के थ्रू कराया गया। ठेके पे निविदा पे काम करने वाली एक फर्म की ऑपरेटर के द्वारा ये ड्रोन उड़ाया गया था। बिना अनुमति अयोध्या में ड्रोन का ऑपरेशन बैंड है और ये विधि विरुद्ध है। इस कारण इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर ये कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 2 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया गया है। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के 2 अलग अलग शहरों में बड़ी वारदातों को अंजाम दिया गया। एक तरफ ग्रेटर नोएडा जहां पर एक लड़की को अगवा कर लिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद में डबल मर्डर को दिया गया अंजाम। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर ग्रेटर नोएडा की, जहां एक लड़की को सरेआम मॉर्निंग वॉक करने के दौरान अगवा कर लिया गया। अपने भाई बहनों के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली लड़की के अपहरण को कार सवार लोगों ने अंजाम दिया। तो वहीं दूसरी तस्वीर गाजियाबाद की, जहां सुबह सुबह 2 लोगों की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। दोनों ही वारदातें दिल दहला देने वाली हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ग्रेटर नोएडा में किस तरीके से अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया। ग्रेटर नोएडा में बदमाश कितने बेखौफ हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली छात्रा का कार सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि पहले तो छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई और फिर उसको कार में डालकर ले जाया गया। बताया गया कि मॉर्निंग वॉक पर उस वक्त लड़की के साथ उसके भाई बहन भी मौजूद थे और सभी ने शोर मचाया, लेकिन तब तक बदमाश गाड़ी लेकर फरार हो चुके थे। इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया, उन्होंने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने लोगों को किसी भी तरीके से समझा बुझाकर हालांकि रास्ते को खुलवा लिया। उधर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और लड़की की तलाश करने का दावा किया जा रहा है। तो ग्रेटर नोएडा का मामला, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकली छात्रा को अगवा कर लिया गया। बताया जा रहा है कि मॉर्निंग वॉक पर जब वो निकली थी, भाई बहन भी उसके साथ मौजूद थे, लेकिन अचानक से कुछ बदमाश वहां पर पहुंचते हैं, पहले छेड़छाड़ करते हैं और उसके बाद उसे गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। बदमाश कौन थे, किस मकसद से इस वारदात को अंजाम दिया गया और छात्रा को कहां ले जाया गया, ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ये पता चल सका है उद्देश्य क्या था इस वारदात के पीछे, कौन लोग थे, क्यों अगवा किया गया, फिलहाल लड़की कहां है, कोई जानकारी, कोई सुराग? अमित, देखिए सबसे पहले तो गायत्री मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये वही लोकेशन है जहां से लड़की को किडनैप किया गया। ये वही सड़क है जहां से पर लड़की सुबह सुबह अपने भाई बहनों के साथ मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकली थी। तभी बताया जा रहा है कि पीछे की तरफ जो रेलवे फाटक आप देख सकते हैं, उसी रेलवे फाटक की तरफ से जो है वो कार सवार बदमाश यहाँ पहुंचे। सबसे पहले जो जिस 20 साल की लड़की को अगवा किया गया, किडनैप किया गया, उसके छोटी बहन को किडनैप करने की कोशिश की गई, लेकिन जब वो किडनैप नहीं हो पाई तब 20 साल की लड़की को ही किडनैप कर लिया गया। मेरे साथ यहाँ पर चश्मदीद मौजूद हैं जिनका घर जो है इसी सड़क पे आगे है। क्या हुआ था? देखिए सुबह 5:30 बजे की घटना है और ये 3 भाई बहन थे। एक गाड़ी आई जो कि उसको अल्टो या इको गाड़ी बता रहे, जो वहाँ उनकी जो सिस्टर साथ में थी वो एकदम घबरा गई और वो बेहोश भी हो गई। उनके साथ एकदम उनको खींचा गया ऐसे कॉलर पकड़ के, उनका जो दूसरी लड़की थी। आप भी मॉर्निंग वॉक करते हैं सुबह सुबह? मैं मॉर्निंग वॉक करता हूं, बट मेरे सामने की तो नहीं है, लेकिन हमारे प्रधान जी है, वीरेंद्र प्रधान जी, उन्होंने बाकायदा 112 को कॉल किया। 112 करके उनके घर पहुंचे, घर पहुंच के पुलिस बुलाई, लेकिन पुलिस का इसमें बहुत हो रहा है कि मौके पर तत्काल पुलिस नहीं पहुंच पाई। अगर तत्काल पहुंच जाती तो आसपास बैरिकेड करके गाड़ी को देखा जा सकता था। गाड़ी को देखा जा सकता था। तो पुलिस पर सीधे सीधे आरोप है। गायत्री, एक बार दर्शकों को मैं यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा दूं। देखिए ये जो पूरा इलाका है सुनसान इलाका है, खेत है चारों तरफ। जिधर भी मैं कैमरे पैन करूंगा आपको केवल खेत ही खेत नजर आएगा और साथ ही साथ यहाँ पर एक रेलवे फाटक भी है। रेलवे फाटक पर कुछ सीसीटीवी विजुअल्स हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस इन सीसीटीवी विजुअल्स को खंगाल रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। लेकिन पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्द से जल्द वो आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो जाएंगे और जो 20 साल की बच्ची जिसे किडनैप किया गया वो भी सकुशल अपने घर पहुंच जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो गांव वाले उठा रहे हैं वो पुलिस के कार्यशैली पर। जैसे ही कॉल की गई पुलिस यहाँ पर नहीं पहुंची। अगर गाँव वालों का कहना है कि अगर पुलिस सही समय पर पहुंचती तो शायद आसपास के इलाकों में बैरिकेडिंग करके सब कुछ
उसी समय लड़की को बरामद किया जा सकता था और जो बदमाश थे उन्हें भी पकड़ा जा सकता था। फिलहाल जो पीड़ित परिवार से मेरी बातचीत हुई है और जो छोटी बहन जिससे पहले सबसे पहले किडनैप करने की कोशिश की गई है, जब उससे मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि 2 बदमाश तो उन्होंने अपने आंखों से देखे हैं जो मास्क लगाए हुए थे, चेहरा नहीं पहचान पाई, लेकिन 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। गायत्री 2 देखे थे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब लेकिन पुलिस क्या कह रही है, कैसे आरोपी अपहरणकर्ताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही है पुलिस, कैसे छात्रा को तलाशा जा रहा है, कुछ बता पा रही पुलिस? क्योंकि कई घंटे हो चुके हैं इस वारदात को। जी हाँ, बिल्कुल कई घंटे हो चुके हैं। सुबह 5:30 या 5 या 6 बजे के आसपास का ये किडनैपिंग का मामला है और पुलिस का फिलहाल यही कहना है कि 5 टीमें गठित की गई हैं इस पूरे मसले पर और साथ ही साथ जो अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट में भी इस घटना को लेकर जानकारी दी गई है। अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट में भी लगातार तलाश जारी है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि जो बदमाश इस तरफ से आए हैं, जहाँ से अभी आप देख रहे हैं जो ये गाड़ियाँ आ रही है, ठीक बदमाश इसी तरफ से आए हैं और वो बदमाश जो हैं इस तरफ ये लोग निकल गए। यानी इस डायरेक्शन में गांव वालों का कहना है कि अगर पुलिस संग पहुंच जाती और जांच करती, आगे के पुलिस थानों को जानकारी देती तो शायद ये मामला उसी समय बदमाश पकड़े जाते हैं। जो 20 साल की लड़की की अभी तक बरामदगी नहीं हो पाई है, उसी समय वो सकुशल अपने घर पहुंच जाती। तो पुलिस की लापरवाही का मामला बता रहा है। फिलहाल पुलिस चुप्पी साधे हुए लौट रहे हैं आपके पास। और इस बीच बता दें कि गाजियाबाद टॉनिका सिटी थाना इलाके में भी एक वारदात को अंजाम दिया गया। कासिम विहार में बाप और बेटे की गला काटकर हत्या कर दी गई। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक पिता की उम्र 35 साल और बेटे की उम्र 7 साल, दोनों जब सोए हुए थे तभी किसी ने उनकी पिटाई की और उसके बाद धारदार हथियार से दोनों बाप बेटों को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। डबल मर्डर को यहां पर अंजाम दिया गया, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। 7 साल के बच्चे और उसके पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई, गला काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक भी आरोपी गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। ये थाना टोनिका सिटी रामबाग चौकी क्षेत्र की घटना है, जहां पर एक व्यक्ति नईमुल हसन जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी और उनके पुत्र जिसकी उम्र लगभग 7-8 वर्ष थी, इन दोनों का किसी ने धारदार हथियार से रात में या सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग इनके साथ मारपीट हुई और उसके बाद इनका गला रेता गया है। उसके कारण से अधिक रक्त बह जाने के कारण इन दोनों की ही मृत्यु हो गई है। उसमें सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी हम केस को खोलेंगे और जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे। गाजियाबाद के टोनिका सिटी में बीती रात एक पिता पुत्र की बेदर्दी से हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने रात को पहले दरवाजा खटखटाया। इस घर के अंदर नईमुल हसन अपने बेटे मोहम्मद उबैश के साथ रहते थे। उबैश की उम्र 7-8 साल के आसपास रही है और जबकि नईमुल हसन की उम्र 35 साल के आसपास है। और इस घर के अंदर परिवार में उनकी पत्नी और जो बाकी बच्चे थे वो बिहार में किसी शादी में गए थे और सिर्फ पिता पुत्र घर के अंदर मौजूद थे। बीती रात को हमलावर यहां आया है। एक से ज्यादा हमलावर होने की आशंका है और साथ ही ये भी पुलिस की तरफ से बात सामने आ रही है कि जो भी हमलावर था वो जान पहचान वाला था, क्योंकि एंट्री फ्रेंडली है। जो भी क्रिमिनल आया था उसने दरवाजा नॉक किया, दरवाजा खटखटाने के बाद दरवाजा खोला गया और हमलावरों के साथ नईमुल हसन की गुत्थम गुत्था हुई। मारपीट होने के बाद उन्होंने धारदार हथियार से दोनों बाप बेटों के गले रेत डाले, जिसके बाद अब पुलिस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। जो नईमुल हसन का बैकग्राउंड है उसको चेक किया जा रहा है, क्या किसी से दुश्मनी थी, क्योंकि परिजनों का कहना है कि किसी से भी ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि 3 भाई थे, तीनों अलग अलग रहते हैं, प्रॉपर्टी का कोई विवाद नहीं है। तो अब सामने जो चीजें आ रही हैं वो किस एंगल पर जांच होती है ये देखना होगा। तो ये डबल मर्डर को अंजाम दिया गया है, लेकिन क्यों और किसने ये हत्या की ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। कई घंटे बीत चुके हैं इस वारदात को, जहां पिता और पुत्र की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि सुबह जब सोए हुए थे, परिवार में कोई मौजूद नहीं था घर पे और उसी दौरान इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। आपसी रंजिश थी या फिर कोई और वजह। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, कई घंटे बीत चुके इस वारदात को, क्यों और किसने की हत्या पता चल सका है? देखिए, अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया, लेकिन पुलिस को शक है कि किसी जान पहचान के किसी शख्स का इस पूरी वारदात के पीछे हाथ है, क्योंकि जो घर में एंट्री करके आया वो फ्रेंडली एंट्री है। घर में दरवाजा खोला गया, यानी
वारदात करने वाले हमलावरों को मृतक जानता था और मृतक के बेटे को इसलिए मारा गया क्योंकि मृतक का बेटा उस हमलावर को पहचानता था। और यही वजह है कि इस डबल मर्डर के पीछे पुलिस की कई टीमें लगाई गई है। हालांकि परिवार के लोगों का कहना है कि उनकी किसी से रंजिश नहीं थी, घर में पिता पुत्र अकेले थे क्योंकि उनकी पत्नी किसी पड़ोसी के साथ शादी में बिहार गई हुई थी और उसके ठीक पीछे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। अब देखना यही होगा कि गाजियाबाद पुलिस किस तरह से इसको खोल पाती है, क्योंकि डबल मर्डर हो जाने की उम्मीद यहाँ पर किसी को नहीं थी। सब यही कह रहे थे कि उसकी किसी से दुश्मनी नहीं है। ठीक है, तो शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। सैकड़ों साल से इंतजार कर रहे राम भक्तों की इंतजार की सीमा खत्म होने वाली है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का पहला फेज पूरा हो चुका है। न्यूज 18 ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं कि बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है। लंबे समय बाद ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिससे वो ये समझ पाए कि भगवान राम का मंदिर जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। दिसंबर 2023 तक बहुत कुछ बनकर तैयार हो जाएगा और दर्शन भी शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का राम मंदिर और करोड़ों राम भक्तों के सपनों का राम मंदिर तेजी के साथ बन रहा है और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कितनी तेजी के साथ चल रहा है निर्माण कार्य, यानी जो इंतजार राम भक्तों का बहुत जल्द खत्म होने की तरफ है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का पहला फेज पूरा हो चुका है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी तेजी के साथ चल रहा है काम और लंबे समय बाद ये तस्वीरें आपके सामने, ताकि आप ये समझ पाएं कि भगवान राम का मंदिर जल्द बनकर तैयार होगा और कितनी तेजी के साथ, कितनी गति के साथ काम जोरों पर चल रहा है। तो दिसंबर 2023 तक बहुत कुछ बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारी बाईं तरफ ये है मंदिर का फुटप्रिंट है, जहां पे रामलला भगवान का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। हम लोग जो लेवल पे खड़े हैं, इसी लेवल पे यहाँ से खुदाई चालू हुआ था और इसी लेवल पे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 5 मई 2020 को 5 अगस्त 2020 को यहाँ पे पूजा किया था, भूमि पूजा। इस वक्त हम राम जन्मभूमि के उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का शिलान्यास किया था। दिसंबर 2023 तक चंपत राय ने कहा कि गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा, राम लला के दर्शन होने लगेंगे। हमारी दाहिने तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वो लेयर है जहां भगवान राम विराजमान होंगे और आपको एक पीला झंडा ओम का दिखाई दे रहा है। अगर हमारे दाहिने तरफ देखें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास किया था। तो ये देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर काम कर रही हैं, जो मशीनरी है वो आपको दिखाई दे सकती है। यही वो लेयर है जो 48 लेयर बनकर तैयार होगी और लगभग इतनी ही लेयर और बननी है, यानी करोड़ों राम भक्त, अरबों राम भक्त जो पूरी दुनिया में है, उनके लिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 ला रहा है कि ये वो इलाका है जिसे 48 लेयर में तैयार किया गया और बाद में यहीं पर राम जन्मभूमि का जो मंदिर है वो बनेगा, गगनचुंबी मंदिर बनेगा। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जो लाल झंडा दिख रहा है उसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास किया था और पूजन किया था, अर्चना की थी और उसके 1 साल बाद अगर आप ये तस्वीरें देखें तो काफ़ी कुछ बनकर तैयार हो गया। 67 एकड़ के इलाके में जो तैयारियां हैं वो की जा रही है और कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि राम भक्त जो लगातार इंतजार कर रहे हैं लंबे समय से, 500 साल बाद उन्हें अपने भगवान की जो आराध्य हैं, अपने भगवान रामलला विराजमान, वो गर्भगृह में मौजूद हो जाएंगे, यानी वो विराजमान हो जाएंगे और वो दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे दिसंबर 2023। बुलेटिन अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 अयोध्या, राम जन्मभूमि।